हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आपका फिर से स्वागत करती हूँ हिंदी की तीसरी क्लास में। आई होप आपको पहले वाला सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूँगी। हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक की PDF फाइल चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी उसका लिंक ले सकते हो और चैनल पे विजिट करके अपनी फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम उस दिन स्वर के भेद पढ़ रहे थे। आज हम स्वर के भेद जिह्वा के आधार पर पढ़ने स्टार्ट करेंगे। घबराइए मत, मैं आपको पहले वाला टॉपिक भी रिवाइज कराऊंगी, लेकिन उससे पहले हम आगे का कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिह्वा के आधार पर हमारे 3 भेद होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर वो होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग सक्रिय हो, उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटी, बड़ी, ए, ऐ, री। बच्चे आप इनको खुद से बोल के देखिएगा, आपकी जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है वो उपयोग में आ रहा होगा। तो इसीलिए इनको नाम दिया गया है अग्र स्वर। इसके बाद आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का मध्य भाग सक्रिय हो जाता है, उसको मध्य स्वर कहते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही आता है, एक ही स्वर आता है और वो है अ। ठीक है, मध्य स्वर में सिर्फ अ को शामिल करते हैं। अब उसके बाद आता है पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पश्च भाग सक्रिय हो जाता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ठीक है, शायद आपको समझ आ गया होगा। अग्र भाग वो जिसमें हमारी जीभ का आगे वाला हिस्सा सक्रिय हो, मध्य स्वर वो जिसमें बीच वाला हो, और पश्च भाग वो जिसमें हमारी जीभ का पीछे वाला हिस्सा सक्रिय हो, उसे पश्च भाग कहते हैं। आप इनको बोलोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कौवे की स्थिति के आधार पर 2 भेद होते हैं। एक होता है निर्नुनासिक और एक होता है अनुनासिक। निर्नुनासिक वो होता है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा नासिक वितरण को बंद कर देता है, यानी कि हमारी नाक से तो हवा नहीं आती। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है निर्नुनासिक, यानी कि नाक से वो चीज़ें नहीं शामिल हो रही, नहीं आ रही। ठीक है, अब इसमें नाक बंद होगा तो हवा कहाँ से आएगी? हवा सिर्फ और सिर्फ हमारे मुख से आएगी। ठीक है, तो इसी को निर्नुनासिक कहते हैं। अब आगे देखिएगा, जैसे कि अ, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे के सारे निर्नुनासिक हैं। अब अनुनासिक की बात करते हैं। अनुनासिक में कौन सा होगा? अनु का मतलब क्या होता है? अनुनासिक, अनु नाक से जो शामिल है, यानी कि वो हवा जो नाक और मुख दोनों के जरिए आएगी, उसको बोलेंगे अनुनासिक स्वर। और इसमें जैसे कि अंग, आंग, ई, इनके ऊपर चंद्र बिंदु होता है। आप समझ गए होंगे। अनुनासिक जिसमें हवा नाक और मुख के द्वारा आती है, और निर्नुनासिक जिसमें हवा नाक और मुख से नहीं आती है। आगे है हमारा व्यंजन। अभी तक हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था, अब हम व्यंजन को स्टार्ट करते हैं। व्यंजन आपको पता है, जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसको व्यंजन कहते हैं। स्वर वो होते हैं जैसे अ, छोटी, बड़ी, ये सारे के सारे स्वर हैं। और व्यंजन, जैसे आप क बोलोगे, क में ऑटोमेटिकली आधा क और अ ये शामिल हैं। ठीक है, तो क प्लस अ ये चीज़ें इसमें शामिल हैं, यानी कि इसमें आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ी। और अ क्या है? एक स्वर है, स्वर की सहायता लेनी पड़ी है आपको, तो फिर ये व्यंजन हो गया। व्यंजन अपने आप से कुछ नहीं होते, ये आधे होते हैं ये अक्षर। ठीक है, सभी के सभी आधे होते हैं और इसमें स्वर जुड़ते हैं। अब आगे देखिएगा, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब एक स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इनको स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हमारा क,
क वर्ग जो होता है वो सारा का सारा कंठ में शामिल होता है। क वर्ग हमारा कंठ में शामिल होता है। और च वर्ग हमारा तालु। ट वर्ग के जितने भी आपके अक्षर हैं वो मूर्धा में गिने जाते हैं और त वर्ग वाले दंत में, प वर्ग वाले ओष्ठ में। अभी मैं आपको बताती हूँ और इनकी ट्रिक भी आपको बताती हूँ कि कैसे याद करोगे। ट्रिक बच्चे सारी की सारी इसी पार्ट में है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे कि कंठ का हिस्सा कौन सा है, मूर्धा का कौन सा है और तालु का कौन सा है। अब देखिए क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़ ये सारे के सारे व्यंजन हैं और कंठ में क वर्ग पूरा आता है, अ और आ आता है और साथ में आप एक और लिख लीजिएगा ह भी आता है। तो आपको जब इसको याद करना होगा तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आ क ह। आप इसको ऐसे बोलिएगा आ क है, यानी कि अ और आ शामिल हो गया, बड़ा आ गया तो ए तो अपने आप आ जाएगा। क का मतलब क वर्ग पूरा और ह। अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपको कंठ वाले सारे के सारे व्यंजन याद हो जाएंगे। कंठ में आता है आक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद है तालु। तालु के लिए आपको याद करना है एक वर्ड इच यश, ई च य श। देखिएगा च वर्ग इसमें पूरा है, छोटी बड़ी ई, य और श ये सारे के सारे हमारे तालु में शामिल होते हैं, ठीक है। आप इनको तालु में शामिल करते हैं, इच यश, आपको ये याद हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा में लिखते हो आप रिट रश। अब ध्यान दीजिएगा, रिट का मतलब री, ट वर्ग, र और श। इसको आप ऐसे लिख सकते हो री ट र और श, रिट रश। आप इसको ऐसे करके याद करोगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा, ज़्यादा आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब बारी आती है दंत की। दंत के लिए आप क्या बोल सकते हो, त वर्ग ल और स, ठीक है। तसल, तसल, त स ल। वैसे तो आप चाहो तो हरियाणा से हो, तसला भी बोल देना, याद हो जाएगा, आ की मात्रा को हटा देना। त वर्ग स और ल ये जो हैं आप इसको त वर्ग में शामिल करते हो। आप बोल के देखोगे तो भी आपको रिकॉल हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ में आपका क्या शामिल होता है, ओष्ठ में हमारा शामिल होता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग। इनको बोल के देखिए, प फ ब भ म। आप सिर्फ होठों का इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ओष्ठ। अब इसमें क्या है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग ये सारे के सारे ओष्ठ में शामिल होते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम कुछ और देखते हैं पॉइंट्स, जैसे कि नासिका। नासिका से क्या है मतलब है कि जो अक्षर आपके नाक से बोले जाते हैं, जो अक्षर आपके नाक से बोले जाते हैं, जैसे अंग, ऊपर बिंदी लग जाती है तो वो नाक में शामिल हो जाता है। ड, य, अण, न और म ये सारे के सारे नाक से बोले जाते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे अक्षर जो कंठ और तालु दोनों को मिला के बोले जाते हैं, वो है ए और आई। ये आपको याद रखने बच्चे, पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, ऐसे लिख देगा आपसे ए और आई, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको लिखना होगा कंठ तालु, ऐसे हैं ये चीज़ें। अब उसके बाद आता है कंठ ओष्ठ। जो कंठ और ओष्ठ को मिला के बनते हैं, मतलब उसमें उन दोनों का इस्तेमाल होता है, ये दोनों उच्चारण स्थान यूज होते हैं, तो वो है आपके ओ औ। अब है दंत और ओष्ठ, यानी कि दंतोष्ठ, ये इसमें आएगा वो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है, क्योंकि ये एक तो अकेला हो गया और पेपर में एग्जामिनर आपको यहीं से पूछता है व का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको याद रखना है दंतोष्ठ। आप फिर से बोलिएगा, व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। अब चलिए आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के अंदर ही रह जाते हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य, र, ल, व। यानी कि वैसे देखा जाए ना, आपको एक और परिभाषा बताती हूँ, अंतस्थ, अंतस्थ इसको क्या बोलते हैं, जो ना तो स्वर की तरह बोले जाते ना व्यंजन की तरह, जो इन दोनों के बीच में बोले जाते हैं, य, र, ल, व, इसलिए इनको बोलते हैं अंतस्थ, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, इसमें 4 होते हैं य, र, ल, व।
उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। आपको नाम से पता चल रहा होगा, ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए, ठीक है, और सांसों में गर्मी उत्पन्न कर दे, उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप खुद से बोल के देखिए, जैसे कि श, स। आपको बताया गया है श, स, ह। इसमें ऊष्मा प्रकट हो रही है हमारे मुंह में, ठीक है। तो आप खुद से भी ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जो दो वर्णों के मेल से बना हो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अक्षय, ये भी पेपर में आते हैं, ये चारों के चारों भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्षय किससे मिलकर बना है? क प्लस में श, त्र त प्लस में र, अज्ञ ज प्लस में ये, और श्र श प्लस में र। मैं आपको फिर से रिकॉल करवाती हूँ। अक्षय जो है क प्लस में श को मिला के बना है, त्र जो है त प्लस में र को मिला के बना है, अज्ञ जो है ज प्लस ये को मिला के बना है, और श्र जो है श प्लस र को मिला के बना है। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये किसको मिला के बने हैं। आपको ऑप्शन में कुछ भी गलत सलत लिख देगा, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है। एक बार दो बार पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिक जुबान पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर अक्षर बोलोगे तो आपको साउंड आ रही होगी अ क श, तो मतलब वो क है, श है, और ए तो ऑटोमेटिक शामिल होता है इनमें। अब आप देखिए, कंपन के आधार पर जो भेद हैं हमारे दो होते हैं, एक है सघोष और एक है अघोष। सघोष और दूसरा है अघोष। सघोष मतलब जिसमें गूंज हो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है उसे घोष या सघोष कहते हैं। तो जितने भी हमारे ये वर्ग हैं व्यंजनों में, जितने भी वर्ग हैं उसका तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है, जितने भी ये वर्ग हैं, जैसे क वर्ग है तो क में हम क्या लिखते हैं? क, ख, ग, घ और ड। तो जो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन है ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे सघोष होते हैं, ठीक है। और आगे अभी बता दूं, जो पहला और दूसरा है वो अघोष होते हैं। फर्स्ट और सेकंड अघोष होते हैं, और सघोष तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो सघोष होते हैं। और सघोष में क्या होते हैं? सभी के सभी स्वर, सारे के सारे स्वर, और य, र, ल, व और ह ये भी शामिल होते हैं। देखिए फिर से देखिए, सघोष में किसी भी वर्ग का, ये जो 5 वर्ग होते हैं आपके, इनका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण शामिल होता है, सभी स्वर शामिल होते हैं, और य, र, ल, व और ह शामिल होता है। ये आपके सघोष में आते हैं। अब बारी आती है अघोष की। अघोष में क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियां गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं कर पाती उनको अघोष कहते हैं। जैसे किसी भी वर्ग का, हमारे जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनका पहला और दूसरा वर्ण श, श, स, और ये तीनों के तीनों व्यंजन आपके किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, जैसे इनमें से कुछ भी उठा के पूछ देगा कि श सघोष है, अघोष है, क्या है आपका, तो आपको बताना है कि ये अघोष है, ठीक है, याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। श्वास या प्राण के आधार पर हमारे 2 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो श्वास है आपकी कम मात्रा में निकलती है उसको अल्प प्राण बोलते हैं। अल्प क्या होता है? कम, उसको अल्प प्राण बोलते हैं। जैसे जितने भी वर्ग हैं उनका पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो अल्प प्राण में आता है। सारे के सारे स्वर य, र, ल, व, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। जैसे हम क वर्ग की बात करते, क, ख, ग, घ और ड, मान लो ये है, तो इसने बोला फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, तो क, ग और ड, ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो वर्ण हैं ये आपके आएंगे अल्प प्राण में, और जो बच गए सेकंड और फोर्थ ये आपके आएंगे महाप्राण में। फिर से देखिएगा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ आपके आएंगे अल्प प्राण में, और उसके बाद जो महाप्राण है उसमें आपके आएंगे सेकंड और फोर्थ वर्ण, और श,
स और ह, श। ठीक है, ये आएंगे आपके। महाप्राण क्या होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उनको महाप्राण बोलते हैं। और जो सभी वर्गों का सेकंड और फोर्थ वर्ण और श, श और स, ये वाले जो व्यंजन हैं आपके महाप्राण में आएंगे। अब उसके बाद कुछ और भी होते हैं, जैसे देखिए एक अयोगवाह होते हैं। वो क्या होते हैं? ये जो होते हैं ना तो ये स्वर होते हैं, ना तो ये स्वर होते हैं और ना ये व्यंजन होते हैं, इनको अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुस्वार, एक होता है अनुस्वार और एक होते हैं विसर्ग। अब अनुस्वार में क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है उसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे संयोग, अंक, इसके ऊपर बिंदी आ जाती है, इसमें उस व्यंजन के ऊपर बिंदी आ जाती है, वो अनुस्वार बन जाता है। और विसर्ग, विसर्ग वैसे हिंदी में कम और संस्कृत में ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन एक कोई ऐसे शब्द हो जाते हैं जिसमें हम विसर्ग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रातः है, अतः है, नमो हो, एक है। इसमें क्या होता है, पीछे जो ये विसर्ग है ना, ये है की साउंड देता है। किसकी ध्वनि बाहर निकलती है की। अनुस्वार में ऊपर बिंदी होती है और विसर्ग में पीछे दो डॉट होते हैं। शायद ये आपको पता होगा। अभी हम आगे चलते हैं। अब देखिए आपका ये टॉपिक यहीं तक था। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें सारा का सारा रिवाइज करना है। हम देखते हैं दोबारा। इसको रिवाइज करने के लिए आपको शायद समझ आ गया होगा, और अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और जितना हो सके लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए अब हम रिवाइज करते हैं। हम इस टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है? वो ध्वनि जिसकी ओर टुकड़े नहीं हो सकते उसको वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, अ, आ। उसके बाद है वर्णमाला। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आपका आएगा बच्चे हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, अ से लेकर ह तक। ठीक है। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11, व्यंजन 33। अब स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उनको स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 हैं, ये स्वर हैं। अब उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3। हर्षु स्वर, उसके बाद आता है दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षु स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, वो हर्षु स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ और री। उसके बाद आपका है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्षु स्वर की तुलना में ज़्यादा समय लगे या फिर 2 गुना समय लगे। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या आते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्षु स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है, उनको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम। अब आगे चलते हैं। अब ओष्ठ के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार में क्या होता है? जिनको बोलने में हमारा मुंह की आकृति गोल हो जाती है उनको वृत्ताकार बोलते हैं। और अवृत्ताकार वो होते हैं जिनको बोलने में हमारे मुंह की आकृति गोल नहीं होती है। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, री, ए, ऐ। ठीक है। आपको शायद समझ आ गया होगा कि जीभ का अग्र भाग में कुछ स्वर बोले जाते हैं, मध्य भाग में, पश्च भाग में। ये उसी डायग्राम को शो कर रखा है। अग्र भाग में छोटी, बड़ी, ए, ऐ। मध्य भाग में अ, पश्च भाग में उ, ओ, औ, आ। अब वृत्तामुखी आपको बताया था, वृत्ताकार जिसमें मुंह गोल हो जाता है, उ, ओ, औ। ये सारे के सारे वृत्तामुखी आएंगे। अब एक और चीज़ देखिएगा, जो ये लाइन बनी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको ध्यान से देखिएगा आप। ये जो लाइन बनी हुई है इसमें जितने भी स्वर शामिल हैं, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, ए, ऐ, इनको बोलते हैं अवृतमुखी। ये लिखा हुआ, इनको बोलते हैं अवृतमुखी। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से एक चीज़ और देखिए इस डायग्राम में, जो यहाँ पर लिखा हुआ संवृत और यहाँ पर लिखा हुआ विवृत। विवृत, हाँ, विवृत में बच्चों क्या होता है? विवृत में हमारा मुंह पूरा खुलता है और संवृत में हमारा मुंह नहीं खुलता है, विवृत में खुलता है। जैसे विवृत में आप प्रोनाउंस करके देखिए, आ, पूरा मुंह खुल रहा है। अब अर्ध विवृत में क्या आएगा? आधा खुलेगा। जैसे ए, अ, औ,
अब संवृत क्या होता है, इसको बोलने में हमारा मुंह बिल्कुल भी नहीं खुलता। जैसे आप बोलिए ई, आपने होठों को बिना हिलाए, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले आपने इनको बोल दिया। अब अर्ध संवृत में क्या होगा, आधा बंद रहेगा, ए ऐसे करके, ओ, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे अर्ध संवृत में। आपको ये डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेना है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं। जिह्वा के आधार पर हमारे 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर वो जो जीभ के आगे वाले भाग में बोले जाते हैं वो अग्र स्वर में आएंगे, जो जीभ के मध्य वाले भाग में बोले जाते हैं वो मध्य स्वर, और पीछे वाले में पश्च स्वर। आगे वाले में ई, ए, ऐ, री, मध्य में अ, और पीछे वाले में आपके आएंगे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अब इसके बाद देखिए आप, कौवे की स्थिति के आधार पर हमारे 2 भेद होते हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर्नुनासिक में क्या होता है, जिसके उच्चारण में ध्वनि नाक को बंद कर दे, और अनुनासिक क्या होता है, जिसमें हमारे ध्वनि मुख और नाक दोनों से आती हैं, उसको हम अनुनासिक कहते हैं। इसके बाद देखिए व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसको व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ग, प, ट, कुछ भी, जितने भी व्यंजन, आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अब व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। अब इसके बाद देखिएगा, हम एक एक करके इनको देखते हैं। स्पर्श क्या होते हैं, स्पर्श वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग से टकराती है, उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे किसी से भी टकराए, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत या ओष्ठ, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ, इनसे टकराने वाले जितने भी व्यंजन हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। और आपको मैंने अभी ट्रिक बताई थी कि कंठ से लगने वाले जो भी व्यंजन हैं उनको बोलते हैं हम आ, क, ह, आ, क, ह। तालु से बोलने वालों को बोलते हैं इच, यश। मुर्दा से बोलने वाले को बोलते हैं रिट, रश। दंत से बोलने वालों को कहते हैं तसल, और ओष्ठ से बोलने वाले को बोलते हैं ऊ और पै, उप, ऊपर, उपवर्ग। ठीक है। अब उसके बाद आता है नासिका। नासिका का मतलब नाक से बोलने वाले। नाक से कौन कौन से बोले जाते हैं, अंग, ड, य, अण, न और म। कंठ तालु से बोलने वाले हैं ए, आई। कंठोष्ठ से बोलने वाले हैं ओ, औ। दंतोष्ठ व। ये सारे के सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद कर लेना है। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख के अंदर ही जो व्यंजन वो रह जाता है उसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म वो होते हैं जिनको बोलते समय मुख से गर्मी बाहर निकलती है, सांस टकराती है हमारी। ये कौन कौन से होते हैं, श, स और स। ठीक है। अब उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है, जो 2 वर्णों के मेल से बना होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आपको इसको दोबारा से याद कर लेना है। अक्षय क और श को मिला के बनता है, त्र, त और र को मिला के बनता है, अज्ञ, ज और ये को मिला के बनता है, और श्र, श और र को मिला के बनता है। अब इसके बाद देखिए, कंपन के आधार पर भेद 2 होते हैं, सघोष और अघोष। जो कोई भी वर्ग होगा उसका तीसरा, चौथा और 5वां जो वर्ण होगा वो सघोष में आएगा। सारे के सारे स्वर य, र, ल, व और ह सघोष में आएंगे। और उसके बाद जो कोई भी वर्ग होगा उसका पहला और दूसरा वर्ण और श, श और स, ये सारे के सारे अघोष में आएंगे। अब उसके बाद बारी आती है श्वास या प्राण के आधार पर। वो 2 भेद होते हैं, इनको आप एक एक करके देखिएगा। जैसे अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकले तो उसको अल्प प्राण कहते हैं। इसमें कौन कौन से व्यंजन आएंगे, सभी वर्गों के पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, सभी स्वर य, र, ल, व, वो अल्प प्राण में आते हैं। और महाप्राण में कौन से आते हैं, महाप्राण में वो आते हैं सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण श, श और स, ये सारे के सारे व्यंजन महाप्राण में आते हैं। अयोगवा क्या होते हैं, अयोगवा वो होते हैं जो ना तो स्वर हो और ना व्यंजन हो। अयोगवा के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है, जिनका उच्चारण करते समय हवा नाक द्वारा बाहर निकलती है, उसको अनुस्वार कहते हैं। इसमें जैसे संयोग, अंक, पंख, गंगटोक, उस व्यंजन के ऊपर बिंदी होती है, इसकी पहचान ये होती है। विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग का उच्चारण करते समय ह की ध्वनि बाहर निकलती है, जैसे प्रातः, अंतः, नमो, एक है।
ये सारे के सारे विसर्ग कहलाते हैं। आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे हम एक टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।